बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अमीर घराने में शादी करके मैं तो पछता रही थी। मेरी माँ जो कहती थी कि अमीर घराने में शादी करके तुम बहुत सुखी रहोगी, अब मुझे उनकी बातें झूठी लग रही थी और अब समझ आ रहा था कि खुशियाँ अमीर गरीबी से नहीं जुड़ी होती, बल्कि वो मियाँ बीवी और ख़ानदान के बीच हम आहंगी से ही मिलती हैं। दिल की खुशी भी तो कोई मायने रखती है। लेकिन अम्मा ने तो आओ देखा ना ताओ, जैसे ही अमीर रिश्ता आया फ़ौरन से मेरी शादी के लिए हामी भर ली। यहाँ तक कि इधर उधर से किसी से लड़के के बारे में कुछ पूछा भी नहीं। उधर लड़के वालों को भी शादी की जल्दी थी। पता नहीं क्या मुसीबत थी, बस जल्दी जल्दी में चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला मेरे साथ हो गया। बड़े पैमाने पर शादी करने की ताकत ना रखने के बावजूद भी अम्मा ने इधर उधर से कर्जा लेकर धूमधाम से मेरी शादी कर दी और मुझसे कहा कि शादी के बाद देखना, तुम्हारी सास और तुम्हारा शौहर तुम्हारे कदमों में दौलत के अंबार लगा देंगे। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा दौलत अपने नाम करवाना और जेवर कभी भी अपनी सास को मत देना, वरना वो तुम्हें वापस नहीं देगी। शादी पर मुझे बहुत भारी जेवर पहनाया गया था। अम्मा की बातें मुझे बेजारियत का शिकार कर रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो लोग बड़े ख़ानदान से थे। हमारी शादी में एक दुनिया आई थी और सब मेरे ऊपर रश्क कर रहे थे। लेकिन एक बात जो मुझे खटक रही थी वो ये कि इतनी अमीर अमीर लड़कियों को छोड़कर इन माँ बेटा ने मुझे ही क्यों चुना। मेरा नाम फरियाल है और मैं एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। अब्बा की लापरवाही की वजह से घर में हमेशा पैसों के लाले पड़े रहते थे। तभी अम्मा ने लोगों के घरों में काम काज करना शुरू कर दिया। जो वक्त बच जाता वो उसमें मोहल्ले वालों के कपड़े सी लिया करती थी। इसी तरह करके वो घर का खर्चा चला रही थी। लेकिन मुसीबत ये थी कि मेरी अम्मा को इतने पैसे भी कम लगते थे। हालांकि घर पर खाने वाले हम सिर्फ 3 थे। मैं अम्मा को किसी भी चीज़ के लिए तंग नहीं करती थी, ना ही ज़्यादा फरमाइशें करती थी। लेकिन अम्मा जिन बंगलों में काम करती थी वहाँ पर मौजूद चीज़ें और उनका रहन सहन देखकर उनसे इस हद तक मुतासिर हो चुकी थी कि हमेशा अमीरी के ही ख्वाब देखती रहती थी। अम्मा की बातों से अक्सर मैं तंग पड़ जाती थी। वो और अब्बा हर वक्त पैसे के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। अब्बा कभी भी घर पर तवज्जो नहीं देते थे। सुबह सवेरे उठकर घर से निकल जाते और नुक्कड़ पर बैठकर अपने आवारा दोस्तों के साथ बातें करते रहते थे। उनके दोस्त भी उन्हीं की तरह के थे, घर की जिम्मेदारियों से भागने वाले। माँ बाप ने शादी तो कर दी थी, लेकिन आगे बीवी बच्चों को कैसे पालना है ये नहीं बताया था। ऐसे बिगड़े मर्दों को लोग ये कहकर ब्याह देते हैं कि शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसे शादी कोई एक्सपेरिमेंट है। लेकिन मैं ऐसी सोच हरगिज़ नहीं रखती थी। मेरा कहना था कि किसी लड़की की ज़िंदगी एक तजर्बे के लिए बर्बाद नहीं करनी चाहिए। माँ बाप को खुद ही उनकी तरबियत अच्छी करनी चाहिए। बीवी तरबियत करने के लिए नहीं बल्कि साथ देने के लिए होती है। मेरी अम्मा और अब्बा की आपस में कभी भी नहीं बनी थी, हालांकि दोनों कज़न थे। अम्मा अक्सर कहती थी कि मेरी जवानी में मेरे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन रिश्तेदारी में मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी यहाँ पर कर दी और सारी ज़िंदगी के लिए अब मैं रुल कर रह गई। तुम्हारी शादी मैं किसी ऊंचे घर में ही करूँगी, हरगिज़ भी गरीब घराने में शादी नहीं होगी। मैं यही सोचती थी कि अम्मा ने गुर्बत देखी है तो उन्हें यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अमीरी खुशियाँ ले आएगी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके शौहर की लापरवाही और तवज्जो ना देने की वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी ख़राब है कि उसमें पैसे का ज़्यादा दोष नहीं है। लेकिन मेरी सोच से अम्मा को हरगिज़ इत्तेफाक नहीं था। अम्मा ने मुझे एक सरकारी स्कूल में डलवाया था। वहीं से पढ़ लिख कर मैं कॉलेज में पहुंच गई थी। मेरी तालीम का ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, इसीलिए मेरी तालीम अम्मा पर कभी बोझ नहीं बनी थी।
अम्मा को शॉपिंग करने का इतना ज़्यादा शौक था कि हर हफ्ते बाज़ार जाकर सारे पैसे ख़त्म कराती थी और फिर महीने का आखिर बहुत ही मुश्किल से कटता था। मैं अम्मा को मना करती कि इतना पैसा क्यों खर्च करती हैं, लेकिन अम्मा का कहना था कि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ लोग बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा, अम्मा लेकिन आप तो वहाँ मासी का काम करती हैं, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? लेकिन हर वक्त उनसे बराबरी के चक्कर में अम्मा का दिमाग उन्हीं चीज़ों में उलझा रहता था। मैं कॉलेज में पहुंची तो मैंने शाम के वक्त एक सिलाई सेंटर में जाकर सिलाई का काम भी सीखना शुरू कर दिया। हालांकि अम्मा खुद भी सिलाई कढ़ाई अच्छी करती थी, लेकिन मुझे एक प्रोफेशनल बनना था। इसीलिए मैंने सेंटर में जाना शुरू किया ताकि मुझे सर्टिफिकेट भी मिल जाए। मेरे हाथ में महारत थी, इसीलिए जल्द ही मेरे काम के चर्चे होने लगे। सेंटर में काम करने वाली एक लड़की ने मुझे कहा कि तुम किसी बुटीक वगैरह में काम क्यों नहीं करती, वहाँ से बहुत अच्छे ऑर्डर मिलते हैं और पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। उसकी बात मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी। मैंने घर आकर अम्मा से इस बात का जिक्र किया तो अम्मा बोली, हाँ ये बात भी ठीक है, आज तक मैंने सोची ही नहीं, हम मिलकर काम कर लेंगे। फिर मैंने ऐसा बुटीक ढूंढना शुरू कर दिया जहाँ पर उस वक्त कारीगर की ज़रूरत थी। ढूंढते ढूंढते मुझे एक दरमियाने दर्जे का बुटीक मिल गया। वो पैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहे थे, लेकिन उम्मीद थी कि आगे बढ़ा देंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी था। अब्बा ने जब देखा कि मैं और अम्मा काम करने लग गए हैं तो वो हर वक्त हम दोनों को ताने मारना शुरू हो गए। उन्हें लगता था कि हमारे काम करने से और घर का खर्चा चलाने से उनकी अना पर वार हो रहा है और हम उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि बाहर लोग उन्हें हर वक्त इस बात के ताने देते रहते थे कि तुम पूरा दिन फारिग नुक्कड़ पर बैठे रहते हो और तुम्हारी बीवी और बेटी काम के लिए हलकान होती हैं। कुछ तो शर्म कर लो, हट्टे कट्टे हो, कोई काम कर लिया करो। जब भी कोई अब्बा को ऐसी बात कहता तो वो उनसे लड़ाई करके घर आ जाते और घर आकर सारा गुस्सा मुझ पर और अम्मा पर उतारते। मैं तो शुरू से ही अब्बा से डर डर कर रहती थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने मुझे प्यार से बेटी बुलाया हो या मुझसे पूछा हो कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। कम से कम वो एक बाप होने के नाते रस्मी तौर पर ही सही मुझसे पूछ लेते तो शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। लेकिन ऐसा तो इस सदी में होना मुमकिन नहीं था। अब्बा मन मौजी थे, जो दिल में आता था वही करते थे। उनकी आदतों की वजह से उनके ख़ानदान में भी कोई मेल जोल नहीं रखता था। सब रिश्तेदार हमारे घर आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब्बा को फिर भी हर एक के काम में अड़ाना हद से ज़्यादा पसंद था। मैं तो अक्सर सोचती थी कि पता नहीं मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ था जो मुझे इनकी बेटी बना दिया गया या वो मेरे बाप बन गए। लेकिन अम्मा कहती थी, ऐसी बातें सोचने के बजाय तुम मुस्तकबिल पर ध्यान दो। तुम्हारे बाप को तो सारी ज़िंदगी मैं नहीं समझ पाई, तुम क्या समझोगी? छोड़ो, अब ज़िंदगी गुजर गई है, तुम अपना सोचो। अम्मा सही ही कहती थी। मैं कॉलेज जाती तो अब्बा मना करते, कहते कि कॉलेज जाकर ख़राब हो जाएगी, और भी न जाने क्या क्या कहा करते थे। हालांकि मैं लड़कियों के कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे आने में ज़रा सी देर हो जाती तो ऐसा हंगामा करते गोया मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। हालांकि फ़िक्र मेरी नहीं बल्कि ख़ानदान और गली वालों की बातों की होती थी। लोग भी अजीब होते हैं, लगाई भुजाई करते रहते हैं, ये सोचे बिना कि अपने घर में भी बच्चे हैं। वो आग अपने दामन तक भी आ सकती है। लेकिन हमारे यहाँ दूसरों पर कीचड़ उछालना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरे इम्तिहान शुरू हुए तो मैंने कुछ दिन के लिए काम करना बंद कर दिया। अब अम्मा पर काम का बोझ आ गया था। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ज़्यादा काम मत लें वरना आप थक जाएंगी। लेकिन अम्मा को पैसे कमाने की ऐसी धुन लग गई थी कि वो अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम लेने लगी। यूँ जल्द ही वो बीमार पड़ गई। इम्तहानात से फारिग होकर उनके हिस्से का काम भी मैं करने लगी। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि जहाँ वो मासी वगैरह का काम करती थी उनसे वहाँ भी नहीं जाया जा रहा था। मैंने मालकन वगैरह से बात करके कहा,
कि अब मेरी अम्मा काम करने नहीं आ सकती हैं, तो उन्होंने किसी और को रख लिया, क्योंकि मैं तो अम्मा की जगह काम करने जा नहीं सकती थी। घर पर ही इतना काम होता था। अम्मा का कहना था कि मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा, पैसे के लिए अपनी सेहत को ख़राब कर रही हैं, जितना है उसमें हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है। फिर हमने मिलकर घर पर ही सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। ये काफ़ी था हमारे लिए। मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो एक दिन मेरी खाला हमारे घर आई और अम्मा से कहा कि अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है और शादी के लायक है, और मेरा बेटा भी इसका हम उम्र है। अगर तुम कहो तो हम इनकी शादी की बात चला लेते हैं। उनकी बात सुनकर अम्मा को सख्त गुस्सा आया और बोली, तुम क्या चाहती हो? मेरे हीरों जैसी बेटी मैं तुम्हारे लफंगे और आवारा मिजाज बेटे को दे दूं, और इसका हशर भी वही हो जो मेरा अपना शौहर के साथ सारी जिंदगी होता आया है। अम्मा ने सख्त झाड़ पिला दी। खाला मुंह बनाकर वहां से चली गई। ये बात तो सच थी कि उनका बेटा एक नंबर का आवारा था, जो हू बहू अब्बा की ही कॉपी था, और ऐसे इंसान के साथ तो मेरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती थी। लेकिन जब मेरी पुप्पो मेरा रिश्ता लेकर आई तो अम्मा ने उन्हें भी इनकार कर दिया। मैं हैरान हुई, क्योंकि पुप्पो और उनकी फैमिली बहुत अच्छी और सुलझी हुई थी। अगर अम्मा मुझे अच्छी जगह देना चाहती थी तो यहाँ पर दे सकती थी, लेकिन उन्होंने इनकार क्यों किया, ये बात भी बाद में खुल गई जब मैंने अम्मा और अब्बा की बात सुनी। अब्बा अम्मा से कह रहे थे, तुमने मेरी बहन को इनकार क्यों किया? पहले तुमने अपनी बहन को मना कर दिया और अब मेरी बहन को भी। क्या बात है, तुम बेटी की शादी कहाँ करना चाहती हो? अम्मा ने कहा, तुम्हारी बहन बेशक अच्छी है और उसका बेटा भी सुलझा हुआ है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी गरीबों में नहीं कर सकती। वो महीने के चंद हजार कमाता है, मेरी बेटी को ऐशो आराम नहीं दे सकेगा। मैं इसकी शादी किसी ऊंचे और अमीर घराने में करूंगी, सब देखते रह जाएंगे। अब्बा ने कहा, तू पगला गई है। फिर दोनों की एक लंबी बहस होने लगी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। अम्मा ने इनकार तो कर दिया था, लेकिन अगले दिन पुप्पो दोबारा हमारे घर आई और कहने लगी, मुझे तुम्हारी बेटी से बात करनी है। अगर वो राज़ी हुई तो इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। पुप्पो मेरे पास आई और मुझसे कहा कि बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए वो चाहती है कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में हो। बेशक उसकी ख्वाहिश गलत नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, लेकिन वो ये नहीं पहचान पा रही कि उसकी ज़िंदगी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि उसके शौहर की लापरवाही की वजह से ख़राब हुई है। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तुम इसे बचपन से जानती हो। मैं तुम्हें सालों से अपनी बहू बनाने का ख्वाब देख रही हूँ और सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। पहले तुम्हारी खाला ने रिश्ता डाला तो मैंने सोचा मैं बात करके रिश्तेदारी ख़राब ना करूं, क्योंकि वो हमारी भी कज़न है। लेकिन तुम्हारी माँ ने इनकार कर दिया तो मैंने अपने बेटे का रिश्ता दे दिया। अब तुम्हारी माँ ने इससे भी इनकार कर दिया है। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, वो तुम्हें खुश रखेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, अपनी माँ को समझाओ। अगर तुम इस रिश्ते पर राज़ी हो तो मैं बात आगे बढ़ा सकती हूँ। मैं तो बुरी फंस गई थी। मैं जानती थी अम्मा किसी तरह मुझे यहाँ पर शादी नहीं करने देंगी। मैंने पुप्पो से कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अम्मा को नाराज़ नहीं कर सकती। पुप्पो समझ गई कि मैं अम्मा की मर्ज़ी के बिना शादी के लिए राज़ी नहीं हूँ। वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई। अम्मा बहुत खुश हुई कि मैंने पुप्पो का साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में कहीं एक फांद सी चुभ गई कि अम्मा ने इतना अच्छा रिश्ता सिर्फ पैसे के लिए ठुकरा दिया। अगले 3 दिन तक मैं अम्मा से रूठी रूठी रही, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम परेशान मत हो, देखना बहुत ऊंचे घर में तुम्हारा रिश्ता करूंगी। आज से ही मैं रिश्ते वाली से बात करके तुम्हारा रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती हूँ। देखना जब तुम्हारी शादी होगी सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बस तुम इंतज़ार करो। मैं एक गहरी सांस भर कर रह गई। अम्मा को आगे से कहती भी तो क्या कहती,
कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने छुट्टियों में काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया, क्योंकि आगे मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था और उसकी फ़ीस वगैरह भी देनी थी। मैंने अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं आगे यूनिवर्सिटी में जाऊं, लेकिन अम्मा हमेशा की तरह मेरे लिए खड़ी हो गई। उन्होंने अब्बा को न जाने कैसे मनाया। बिलाखिर मैं एंट्री टेस्ट देने के लिए चली गई। अच्छी तैयारी की थी, इसीलिए जब रिज़ल्ट आया तो मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई। मैं बहुत खुश हुई कि मैंने अपने पसंदीदा डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया है। अब बस मुझे फ़ीस जमा करवानी थी। पैसे मेरे पास पहले से जमा थे, इसलिए मैंने जैसे ही फ़ीस आई फ़ौरन से जमा करवाई। कुछ दिन बाद मेरी क्लासेस शुरू होने वाली थी। अम्मा ने मुझे कहा कि चल मैं तुझे बाज़ार लेकर चलती हूँ। मैंने कहा क्यों अम्मा? अम्मा बोली अब तो यूनिवर्सिटी जाएगी, वहाँ पर हर तरह की लड़कियाँ होंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी में कम लगे, इसीलिए तेरे लिए चीज़ें खरीद कर आते हैं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन अम्मा के इसरार करने पर मैं चलने के लिए राज़ी हो गई। अम्मा ने कई तरह के कपड़े वगैरह और जूते लेकर दिए और मेकअप का सामान भी लेकर दिया। वो कहती थी कि बन सवन कर रहा करो, लड़कियां कितना खुद को सजाती हैं और तुम हो कि बस कामों में ही मसरूफ़ रहती हो। अम्मा मुझ पर तवज्जो दे रही थी, लेकिन अपने आप को भूलती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है। बहुत बार उनसे कहा कि चलें डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन अम्मा ने कहा क्या करना है डॉक्टर के पास जाकर? तुम परेशान मत हो, मैं क्लिनिक जाकर दवाई ले आऊँगी। मोहल्ले की क्लिनिक से अम्मा को कौन सी दवा मिलती जिससे वो ठीक हो जाती? मुझे तो समझ नहीं आती थी। कब से वही दवाइयाँ खा रही थी, अब तक ठीक नहीं हुई थी। बहुत बार मैंने अम्मा से कहा अस्पताल जाकर टेस्ट वगैरह करवाते हैं, खुदा ना ख्वास्ता कोई ख़तरनाक बीमारी ना हो। पता भी नहीं चलता, आजकल बीमारियां हो जाती हैं और फिर जब पता चलता है तब तक देर हो जाती है। मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरे लाख कहने पर भी अम्मा नहीं मानी। उन्हीं दोनों मैंने देखा अम्मा ने रिश्ते वाली को घर बुलाना शुरू कर दिया था और मेरे रिश्ते की बात चलाने को कहा। वो कई तरह के लड़कों को देखती और फिर रिजेक्ट कर देती थी। मुझे अब रोज़ इस तमाशे से चिढ़ होने लगी थी। एक दिन मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा आप ये सब क्या करती रहती हैं? आए रोज़ किसी ना किसी को देखती हैं और फिर मना कर देती हैं। कम से कम अब तो बस कर दें। और मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी टेंशन मत लिया करें। लेकिन अम्मा ने आगे से मुझे ही डांट दिया और बोली मैं तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए सोच रही हूँ। मैंने कहा पुप्पो ने रिश्ता दिया था ना, इतना अच्छा रिश्ता था और आपने मना कर दिया। अम्मा बोली अब तुम दोबारा इस बात का जिक्र मत करो, वैसे भी तुम्हारे कज़न का रिश्ता तय कर दिया गया है। कुछ दिन बाद शादी की तारीख रख लेंगी तो दावत देने आएंगी। मुझे सुनकर अफसोस हुआ, इतना अच्छा रिश्ता अम्मा ने हाथ से गंवा दिया था। लेकिन अम्मा की ज़िद के आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए खामोश हो गई। यूनिवर्सिटी जाने से मेरा ध्यान बहुत सी चीज़ों से हट गया था। घर में होने वाली टेंशन से कुछ वक्त के लिए मुझे छुटकारा मिल जाता था। अक्सर कभी कभी प्रोजेक्ट्स और लैब के लिए मुझे शाम तक रुकना पड़ता था, जिस पर अब्बा से सही वाली डांट पड़ती थी कि यूनिवर्सिटी के बहाने न जाने कहाँ कहाँ घूमती होगी। ऐसे इल्ज़ामात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। क्लास में एक दो लड़कियों से मेरी दोस्ती हो गई थी, वरना मैं शुरू से ही बहुत रिजर्व रहती थी। बातचीत करना बहुत मुश्किल रहता था मेरे लिए, लेकिन वो लड़कियां अच्छी थीं, इसीलिए उनसे मैंने दोस्ती कर ली। हम एक साथ अच्छा वक्त गुजारते थे। वैसे भी यूनिवर्सिटी में किसी से दोस्ती किए बिना 4 साल गुजारना बहुत मुश्किल है। काम के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी जाती है। अम्मा खुश थीं कि मैं ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो इतना ज़्यादा पढ़ रही हूँ और यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई हूँ, वरना मैट्रिक करने के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। ख़ानदान भर में मेरी पढ़ाई के चर्चे थे। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हमेशा से टॉप करके आई थी। उम्मीद थी कि अब भी डिपार्टमेंट में गोल्ड मेडल लेकर
एक नाम बनाऊंगी। अम्मा सबके सामने फ़ख्र से कहती थी कि मेरी बेटी इतनी मेहनती है कि घर पर आकर भी काम करती है, पैसे भी कमाती है और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती है। मैंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था। मेरा इरादा था कि यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के बाद एक अच्छी फार्मा कंपनी में जॉब करूंगी और अच्छे पैसे कमा लूँगी। कम से कम मेरी डिग्री किसी काम तो आएगी। यही ख्वाब सजाते हुए रोज़ मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। मेरी पुप्पो के बेटे की शादी हो गई और मेरी उम्र की कई लड़कियों की भी शादी हो गई, लेकिन मैं अब तक कंवारी थी। अम्मा अब तक मेरे रिश्ते की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। न जाने कैसा हीरा उन्हें चाहिए था जो मिल के ही नहीं दे रहा था। अब तो सबने अम्मा से मेरे रिश्ते के बारे में पूछना ही छोड़ दिया था। खाला कई बार आकर अम्मा को जता चुकी थी, अब भी मेरा बेटा कंवारा है, अगर चाहिए तो मैं रिश्ता डाल देती हूँ। लेकिन अम्मा ने उन्हें 10 बातें सुनाकर घर से निकाल दिया, जिस वजह से दोनों के बीच रिश्तेदारी भी खराब हो गई। खाला हर वक्त कहती थी कि तुम्हारी बेटी की उम्र निकल गई तो इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा, लेकिन अम्मा तो अपनी धुन की इतनी पक्की थी कि अपनी मन मर्जी का रिश्ता एक दिन ढूंढ ही लिया और बहुत खुशी खुशी घर वापस आई। मुझसे कहा कि रिश्ते वाली के तवज्जुह से मुझे ये रिश्ता मिला है। बहुत ऊंचे घराने के लोग हैं, इकलौता बेटा है और सिर्फ उसकी माँ है घर पर, ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तुम घर पर राज करोगी। मैं तो पहले ही मुलाकात में रिश्ता पक्का करके आ गई हूँ। मैं हैरत से मुंह खोले अम्मा का चेहरा तक रही थी कि वो क्या कह रही हैं। बिना जाने पहचाने और बिना कुछ देखे उन्होंने रिश्ता भी पक्का कर दिया, यहाँ तक कि मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी। अब्बा ने जब सुना तो आसमान सर पर उठा लिया। अम्मा ने कहा, तुम कौन सा अपनी बेटी की परवाह करते हो और कौन सा इसकी जिम्मेदारी उठाई है जो अब शोर मचा रहे हो। मेरी मर्जी, मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी जहाँ मर्जी करूँ। दोनों के बीच जंगे अजीम शुरू हो गई। पूरा मोहल्ला जमा होकर ये मुफ्त की फिल्म देखने लग गया और मैं अंदर बैठी हवन्नक सी सोच रही थी कि न जाने आगे क्या होगा और अम्मा ने कैसे लोगों को हाँ की है। अम्मा ने अगले दिन जाकर लड़के की तस्वीर मुझे दिखाई और कहने लगी, अगले ही हफ्ते हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। मैंने कहा, अगले हफ्ते? मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, कई साल रहते हैं मेरी पढ़ाई ख़त्म होने में। अम्मा ने कहा, छोड़ो, शादी के बाद पढ़ती रहना, और वैसे भी पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, इतने अमीर लोग हैं वो। मैंने कहा, पैसा मकसद नहीं है, मुझे पढ़ना है। अम्मा ने कहा, ठीक है, बाद में पढ़ लेना, और तुम्हारे ससुराल वालों को भी शादी करने की जल्दी है। पूरे ख़ानदान में अम्मा ने ये बात फैला दी कि मेरी शादी बहुत ही अमीर घराने में की जा रही है। जिसने सुना दांतों में उंगलियां दबा ली। एक हफ्ते के अंदर अंदर अम्मा ने न जाने कैसे शादी की तैयारियां की, इधर उधर से कर्जा उठाया और सारे जमाशुदा पैसे भी निकाले और भारी जहेज बनाया। शादी का इंतज़ाम भी बहुत वसी पैमाने पर किया। मुझे बाद में पता चला कि लड़के वालों ने भी अम्मा की मदद की थी। लड़के से अब तक मैं मिली नहीं थी, ना मंगनी हुई थी ना ही कुछ और। बस अम्मा ने जाकर बात पक्की कर दी और उसे ही मंगनी का नाम दे दिया। मेरे लिए इंतहाई महंगे जोड़े लाए गए। अम्मा तो बतौर ख़ास पुप्पो और खाला को दावत देने गई ताकि उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क सके, और खाला को खूब बातें भी सुनाई। देखो, तुम कहती थी मेरी बेटी को कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, अब देख लो कितने बड़े घर का रिश्ता आया है। खाला का आगे से मुंह बन गया। एक दुनिया मेरी शादी में आई थी। निकाह के वक्त मुझे रोना आ गया। इतनी जल्दी ये सब हुआ था कि मुझे तो हाथ ही सुझाई नहीं दे रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन अम्मा मुझे तसल्लियां दे रही थी कि परेशान मत हो, वो तुम्हें रानी बना कर रखेंगे। लेकिन मैं परेशान कैसे ना होती। जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी वहाँ मुझे बिना कुछ देखे अम्मा भेज रही थी। बहरहाल रुखसती हुई और मैं रोती धोती ससुराल आ गई। ससुराल आकर जब मैंने घर देखा तो मैं हैरान रह गई।
इतना बड़ा घर था, सर उठाकर देखो तो सर ही घूम जाता था। पूरा घर लाइटों से सजा हुआ था। यहाँ पर भी बहुत से मेहमान थे। बारात ही इतनी बड़ी आई थी तो यहाँ पर तो हजारों की तादाद में लोग जमा होंगे। घर के लॉन में ही लोगों को खाना खिलाने का इंतज़ाम किया गया था। मेरी सास ने मुझे बहुत भारी जेवर पहनाया था, लेकिन मुझे बहुत कुछ उस शादी में अजीब सा लग रहा था, मगर मैं कुछ सवाल नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं दुल्हन थी। कुछ देर बाद मुझे कमरे में लाकर बिठा दिया गया। जहाज़ी साइज के बेड से सजा वो कमरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये मेरे जहेज के ही सामान से सजा हुआ था। न जाने अम्मा ने कब इतना कुछ बनवाया। कमरा काफ़ी बड़ा था। उस घर में हर चीज़ इंतहा से ज़्यादा कीमती थी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही थी। शादी के शुरू के 2 दिन तो बहुत अच्छे गुजर गए थे, लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात के अंबार ही लग गए। जब मैंने अपनी सास से कहा कि मेरे इम्तहान होने वाले हैं, मुझे यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करनी है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हमारे ख़ानदान की बहुएं यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं जाती हैं, बल्कि घर में ही रहती हैं। तुम्हें अभी हमारे तौर तरीके सीखने हैं, वरना मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। लोग कहेंगे इतने गरीब घराने से बहू लेकर आई है जिसमें इखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। रोज़ सास मुझे कभी किसी सेंटर में ले जाती और कभी किसी सेंटर में। वहाँ जाके अजीब अजीब चीज़ें सिखाती, कभी चलने का तरीका, कभी खाने पीने का। मैं तो इतना तंग आ गई कि एक दिन फ़ोन करके अम्मा से कहा कि किस जहन्नुम में मुझे भेज दिया है, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या मुझे बच्चों की तरह खाना पीना और चलना सिखा रहे हैं? तो अम्मा का कहना था कि वो बड़े लोग हैं, उनके यहाँ हर चीज़ का एक तरीका होता है। मैंने कहा मुझे पढ़ने भी नहीं दे रहे। तो अम्मा ने कहा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बस खामोशी से वहाँ खुश रहो। खुश हो कि इतने बड़े घर में शादी हुई है, ख़ानदान भर में लोग तुम्हारी मिसालें दे रहे हैं। मैंने कहा भाड़ में गए सारे लोग और सारी मिसालें। आप मेरी सास से बात करें कि वो मुझे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दें, कम से कम इस सेमेस्टर के इम्तहान तो दे दूं। अम्मा ने कहा ठीक है मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन अम्मा की बात करने के बावजूद मेरी सास नहीं मानी और उल्टा मुझे कहने लगी कि आइंदा अपने घर की बातें अपनी माँ को मत बताना और मेरी इजाज़त के बिना तुम अपने मैके नहीं जा सकोगी। वो अक्सर मुझे तैयार करके कभी किसी पार्टी में ले जाती और कभी किसी पार्टी में, या अपने दोस्तों को घर पर बुलाकर उनके सामने किसी स्टैचू की तरह मुझे पेश कर देती, जैसे मैं कोई शोपीस हूँ। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे शौहर का रवैया भी मुझसे बदलने लग गया। वो हर चीज़ में मुझ पर शक करता और उसी शक में मुझ पर हाथ भी उठाने लगा। शुरू में तो मैं डर गई, लेकिन फिर मैंने अपनी सास से इस बात का जिक्र किया और कहा कि मेरी क्या गलती है, आपका बेटा मुझ पर हाथ क्यों उठाता है और हर चीज़ को लेकर मुझ पर शक करता है। मैं खूबसूरत थी, इसलिए उसे लगता था कि मेरे किसी मर्द के साथ ताल्लुकात ना हो। मैं उसे लाख समझाती, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। मेरी सास मुझसे कहती तुम ये बात अपने तक रखो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा शौहर है और मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। उनकी बातें सुनकर तो मुझे सख्त गुस्सा आता, लेकिन मैं अपना दर्द किससे शेयर करती। अम्मा से कुछ कहती तो वो मुझसे कहती सब्र करो, वो बहुत अमीर हैं, न जाने किस चुंगल में मैं फंस गई थी। एक दिन मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। सास ने मुझसे कहा कि कुछ दिन अपनी माँ के घर रहकर आ जाओ। अम्मा ने जब मेरी हालत देखी तो पूरे ख़ानदान में ये खबर फैला दी कि मैं हामला हूँ। मुझे भी लगा कि ये सच है। मेरी सास तक ये बात पहुँची तो उसने फ़ौरन मुझे वापस घर बुलाया और कहा कि जल्दी बता ये किसका बच्चा है। मैंने कहा क्या मतलब किसका बच्चा है? सास बोली ये नाजायज़ बच्चा है, मेरे बेटे का हरगिज़ नहीं है। उनकी बात सुनकर मुझे अजीब सी परेशानी लाहक हो गई। एक दिन मैं ज़बरदस्ती अपने शौहर को साथ लिए डॉक्टर के पास गई और उसके टेस्ट करवाए
और रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने मुझे जो कुछ बताया उसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं बहुत मुश्किल से घर वापस आई। घर आकर मैं कमरे में बंद हो गई। सास ने कई बार मुझसे कहा कि बाहर आओ, क्या बात है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा शौहर तो कभी बाप बन ही नहीं सकता। अगर मेरा शौहर बाप नहीं बन सकता तो मैं हामला कैसे हूँ? मैंने सारे हालात और वाक़यात पर गौर करना शुरू किया। कभी किसी ने मुझे छुआ तक नहीं था। फिर मैंने अपने माथे पर गुस्से से हाथ मारा। आखिर मैं कैसे भूल गई? मेरी अम्मा को ज़रा सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत है। क्या पता वैसे ही मौसम की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई हो, या मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो। लाजमी थोड़ा ही है उल्टी लगने से उम्मीद से ही हो। मैं भागी भागी डॉक्टर के पास गई और अपना टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम तो हामला नहीं हो। ये सुनकर मेरे ऊपर से एक बोझ उतर गया। लेकिन मेरी अम्मा, जिसने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी थी कि मैं हामला हूँ, उनसे अब मैं क्या कहूँगी? मैं घर गई और फ़ौरन से अम्मा को फ़ोन करके ये सब बताया और कहा कि ये जितना आपने रायता फैलाया है इसे अब साफ़ करें, और मेरा शौहर कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है। वो मुझे रोज़ मारता भी है और मुझ पर शक करता है, और मेरी सास उसका साथ देती है। आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने अपनी सास को भी सब कुछ बताया और बिना कुछ कहे अपना सामान लेकर वो घर छोड़कर आ गई। पीछे मेरी सास ने बहुत वावेला मचाया, लेकिन मैंने सबको हकीकत बता दी। मैं खाला अम्मा को खूब चिढ़ा रही थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं कि मैंने अम्मा से कहा, आपकी ज़िद और लालचपन की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती हूँ। मुझे उससे तलाक लेनी है। कुछ वक्त बाद मेरी तलाक हो गई और मुझे कोई अफसोस भी नहीं हुआ। मैंने सोच लिया था कि आगे मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी और किसी अच्छे लड़के से शादी करूँगी। फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अम्मा एक बार फिर बीच में आ गई और कहने लगी, अगर तू किसी गरीब आदमी से शादी करेगी तो तेरे सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा, अमीर से करके देख लिया मैंने। आप हर चीज़ को पैसे से क्यों तोलती हैं? मैंने पढ़ाई वापस शुरू कर दी। साल पर साल गुजरते गए और मैंने अपने डिपार्टमेंट में गोल्ड मेडल लेकर अच्छे नंबरों से इम्तहानात को पास कर लिया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो गया था। अम्मा की तबीयत ख़राब रहती थी, उन्हें इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मैं उन्हें अब कोई काम नहीं करने देती थी। अब मुझे डिग्री मिल गई थी तो मैंने एक कंपनी में जॉब करना शुरू कर दी। वक्त के साथ साथ मुझे अच्छी पोस्ट दे दी गई। मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। अब अब्बा का रवैया भी मुझसे बदल गया था। वो मुझसे अच्छे से बात करते थे। शायद बुढ़ापे से झुकती कमर ने उन्हें सुधार ही दिया था। जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वहाँ पर अकरम नाम का एक लड़का काम करता था। वो काफ़ी सुलझा हुआ था और अच्छा कमाता था। अक्सर मुझसे आकर बातचीत करता, लेकिन कभी उसकी नज़रों में मैंने कोई गलत ख्वाहिश नहीं देखी थी। वो बहुत ही तमीज़ और इज़्ज़त से मुखातिब होता था। एक दो बार मुझे घर तक भी छोड़ने आया था। अम्मा से भी मुलाकात हुई थी। मेरे घर में सब उसे बहुत पसंद करते थे। मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता वो पसंद आने लग गया था। उसकी 5 बहनें थीं, जिनकी जिम्मेदारी उसके कांधों पर थी, और वो बहुत अच्छे से उनकी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। मुझे अच्छा लगता। वो हमेशा अपने घर वालों के बारे में सोचता था। उसे पैसा और खूबसूरती वगैरह से कोई मतलब नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में उसने मुझे इशारा दिया कि वो मुझे पसंद करता है, तो मैं शर्मा गई। मैंने उसे अपनी पहली ज़िंदगी और शादी के बारे में सब कुछ बता दिया था और उसे कोई एतराज़ नहीं था। कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा
کہ وہ جلد ہی اپنی اماں کو لے کر میرے گھر آئے گا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو بتایا تو پہلے تو انہوں نے مجھے منع کیا، لیکن پھر میرے زور دینے پر ہاں کر دی۔ اپنے وعدے کے مطابق کچھ دن بعد ہی وہ اپنی اماں اور بہنوں کو لے کر ہمارے گھر آیا اور رشتے کی بات کی۔ اس بار اماں نے جلد بازی سے کام نہیں لیا، اچھی طرح تحقیقات کروا کر پھر ہی رشتہ قبول کیا، اور کچھ دن بعد منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں ہی چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ میں سجی سنوری اس کے انتظار میں بیٹھی، دل میں بہت ہی خوش ہو رہی تھی، کیونکہ آج مجھے اندرونی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس رشتے پر میرا روم روم راضی تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔